हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हों। चलिए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे निर्धारण मापनी के बारे में। निर्धारण मापनी क्या है या फिर इससे क्या समझते हैं, और निर्धारण जो मापनी है वह कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल, ये रेटिंग स्केल है यानी निर्धारण मापनी है। जो होता क्या है, तो सभी मनोवैज्ञानिक मापन की विधियों में निर्धारण मापनी का सबसे अधिक प्रचलित है। यानी जितनी भी जो मनोवैज्ञानिक जो मापन विधि है उसमें से निर्धारण मापनी है जो सबसे प्रचलित मापनी है। इसका प्रयोग उद्योग, व्यापार, अनुसंधान आदि के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसका प्रारंभ का श्रेय मनोभौतिकी के क्षेत्र में फेंकनर को जाता है, लेकिन सबसे पहले निर्धारण मापनी वर्ष 1883 में गॉल्टर ने प्रकाशित की थी, जो बीम सृष्टि से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? तो बीम सृष्टि से संबंधित थी। इसके बाद 1906 से 7 ईस्वी में पियर्सन ने बुद्धि मापन के लिए एक निर्धारण मापनी का निर्माण करता है, जिसमें 7 श्रेणियां को रखा जाता है। इस प्रविधि में किसी व्यक्ति के विचारों के आधार पर किया जाता है। क्या किया जाता है कि इस जो प्रणाली है जिसमें किसी व्यक्ति के विचार के आधार पर किया जाता है, तो उसके विचार कैसा है, जो पहले व्यक्ति की भली भांति जानता हो। इनमें से चलिए, जो पहले व्यक्ति को भली भांति जानता हो, इनमें से टेस्टिमोनियल्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आदि है, जो क्या है, प्रमुख है। लेकिन निर्धारण मापने की विश्वसनीयता एवं वैधता निम्न स्तर की होने के कारण अनुसंधान कार्य में बहुत कम प्रयोग में लाया जाता है। वान डेलेन के अनुसार निर्धारण मापनी किसी चर की मात्रा, तीव्रता तथा बारंबारता को क्या करता है, तो निर्धारित करता है। वहीं रूथ स्ट्राइन के अनुसार निर्देशित निरीक्षण ही क्या है, तो निर्धारण है। निर्देशित निरीक्षण ही क्या है, तो निर्धारण है। यानी निर्धारण मापने एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ विशिष्ट गुणों के संदर्भ में अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के ऊपर क्या छाप छोड़ी है। क्या छाप छोड़ी है? निर्धारक के रूप में निम्न में से किसी भी व्यक्ति का चयन किया जा सकता है। निम्न में से किसी भी व्यक्ति का चयन कर सकता है। मतलब कैसा व्यक्ति? तो जैसे शिक्षक हो गया, अभिभावक हो गया, मित्र हो गया, पड़ोसी हो गया, परामर्शदाता हो गया, भाई बहन हो गया, एवं एम्प्लॉयर आदि। यानी जो काम करने वाला है, एम्प्लॉई, या फिर शिक्षक हो गया, टीचर्स हो गया, अभिभावक हो गया, या फिर मित्र हो गया, फ्रेंड्स हो गया, या फिर पड़ोसी हो गया, या फिर परामर्शदाता हो गए, या फिर सिस्टर या फिर ब्रदर्स, कोई भी हो उसे चुना जा सकता है। निर्धारण मापनी में कुछ गुणों की एक सूची होती है, एक सूची दी जाती है, जिसमें प्रत्येक के सामने कुछ विशेषण अथवा अंक लिखे होते हैं। निर्धारक को अपने अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर संबंधित व्यक्ति के विषय में किसी एक पर क्या करना होता है, तो निशान का टिक लगाना होता है, या फिर टिक लगाना होता है, या फिर निशान लगाना होता है। इस विधि का प्रयोग उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट में अधिकता से किया जाता है। यह क्या है, तो यह आत्मनिष्ठ विधि है। आजकल औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने तथा पदोन्नति करने में इस विधि का क्या किया जाता है, तो सहारा लिया जाता है। व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं एवं उत्तेजनाओं के मूल्यांकन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। गुड तथा स्केट के अनुसार यह उपकरण मूल्यांकन की जाने वाले वस्तु के विभिन्न अंगों की ओर ध्यान आकर्षित करती है, किंतु उनमें उतने प्रश्न या खंड नहीं होते जितने की चेकलिस्ट अथवा स्कोर कार्ड में होते हैं। निर्धारण मापने कुछ प्रकार है जो कि निम्नलिखित प्रकार के दिए गए हैं। इसमें मुख्य है जो 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले संख्यात्मक मापदंड हो गया, यानी न्यूमेरिकल स्केल्स हो गया। उसके बाद रेखा किंतु मापदंड जिसको बोला जाता है ग्राफिक्स स्केल। उसके बाद संचयी अंक मापदंड हो गया जिसको बोला जाता है कॉम्युलेटिव पॉइंट्स स्केल बोला जाता है। उसके बाद मानक मापदंड हो गया जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड स्केल्स बोला जाता है।
उसी ने संख्यात्मक मापदंड किया है, यानी जिसको बोला था इंग्लिश में न्यूमेरिकल स्केल्स, यानी इस प्रकार के मापनियों, इस प्रकार का जो मापनी होता है जिसमें निर्धारक कुछ सीमित संख्या वर्गों का क्या करता है तो चयन करता है तथा उन्हें मापनी मूल्य के अनुसार क्रमबद्ध कर लेता है। क्रमबद्ध का मतलब हो गया कि सीक्वेंस में कर लेता है, यानी घटते या फिर बढ़ते क्रम में कर लेता है, अर्थात इस विधि में अंकों का निशान उद्दीपकों के साथ संबंधित कर देते हैं तथा व्यक्ति अपने गुण के अनुसार अंक मिल जाता है। इन अंकों को सुविधा की दृष्टि से 3, 5, 7, 11 के पैमाने पर रख दिया जाता है। इस प्रकार के मापने का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जबकि मापित विशेषता मध्यस्थ बिंदु के एक ओर बढ़ती तथा दूसरी ओर क्या होती है तो घटती है, यानी एक ओर बढ़ती यानी बढ़ते क्रम, दूसरी ओर घटते क्रम यानी घटते जाती है। इन मापनियों के केंद्र में मध्यस्थ क्या होता है तो बिंदु होता है जिसके दोनों ओर समान अंतराल पर यानी इक्वल इंटरवल पर अन्य वर्ग स्थित होते हैं। लेविन ने बालकों के खेल की सृजनात्मकता पर कुंठा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 7 बिंदु मापने का प्रयोग किया। जैसे यदि हम नारी सौंदर्य के आधार पर संख्यात्मक मापदंड तैयार करना चाहे तो मानदंड के रूप में निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। जैसे आपका पहला हो गया सर्वाधिक कुरूप या फिर अत्यंत कुरूप यानी बहुत ज्यादा कुरूप हो जाएगा, या फिर कुरूप हो गया, या फिर सामान्य कुरूप हो गया, या फिर सुंदर हो गया, या फिर अत्यंत सुंदर हो गया, या फिर सर्वाधिक सुंदर हो गया। यानी बीच में आपका क्या रहेगा तो बीच में जैसे 0 से लेंगे, यानी 0 का मतलब है कि यहाँ पर साधारण कोई अंक जैसे रहेगा तो वह होगा जो साधारण होगा। जैसे ये 0 है और 0 सीधा जैसे 1 हो गया, -1 होता है, -2 होता है, इसी तरह से 1 होता है, 2 होता है, तो इधर बढ़ते क्रम हो गए, इधर घटते क्रम। जैसे यहाँ पर सामान्य स्थिति में कोई आदमी है, उसके बाद कुरूप हुआ, फिर ज्यादा कुरूप हुआ, फिर सर्वाधिक कुरूप हुआ, फिर सामान्य है, सुंदर है, बहुत सुंदर है, उसके बाद फिर सर्वाधिक सुंदर है, जहां पर जाके अंत हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है तो मापदंड तैयार किया जाता है। उपयोग इसका मेरिट्स क्या है, उसके बाद इसके परिसीमाएं के भी बारे में जानेंगे, लिमिटेशन इसका मतलब दोष क्या क्या है। तो इसका मेरिट्स क्या है तो यदि निर्धारक अपने अंकों को गंभीरता से लेता है तो निर्धारण स्वयं में उच्च कोटि के मापन का प्रतिनिधि बन जाता है। इस प्रकार के मापनियों का निर्माण एवं प्रयोग दोनों है जो क्या है तो इजी है। उसके बाद इससे कुछ सीमाएं भी है। अनेक व्यक्तियों द्वारा किए गए निर्णय एक नहीं होते हैं, अलग अलग भी मतलब भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। कभी कभी एक व्यक्ति द्वारा निर्णय आदि सुंदरतम है तो वही वस्तु दूसरे निर्णायक के लिए क्या हो सकता है तो केवल समान भी हो सकता है, यानी बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, समान में चल सकता है। और कोई व्यक्ति है जो क्या है उसके नजरों में सुंदर आएगा तो सुंदर कर सकता है। इन मापनियों में क्या होती है तो पक्षपात की अधिक संभावनाएं रहती है कि कोई कहे कि नहीं ये अच्छा है, कोई कहे कि नहीं साधारण ठीक है, कोई कहे कि नहीं एकदम खराब है। तो इसमें अधिक पक्षपात की संभावनाएं रहती है। संरचना संबंधी सुझाव, ऋणात्मक अंकों का प्रयोग न किया जाए क्योंकि यह सामतत्व के सिद्धांत पर क्या होती है आधारित होती है, इसलिए इसमें ऋणात्मक अंकों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अभी लिखा था -1 -2 तो उस तरह से नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इस प्रकार के मापनियों के दोनों अंतिम छोर व्यर्थ प्रतीत होते हैं क्योंकि कोई भी निर्धारक इन छोरों का प्रयोग अपने निर्धारण में नहीं करता है। यह मात्र पूर्ण मापनी के बंधन मात्र है, यानी एंकर मात्र है, एंकर मात्र है। निर्धारक को जहां तक हो सके पक्षपात की संभावनाओं को क्या करना चाहिए तो कम करना चाहिए। उसका दूसरा आपका है जो ग्राफिक स्केल है, यानी रेखांकित मापदंड यानी दूसरा आपका हो गया रेखांकित मापदंड यानी ग्राफिक स्केल। यानी यह क्या है तो यह मापदंड है जो अत्यंत क्या है लोकप्रिय है और व्यापक रूप में प्रयुक्त होता है। आप लोग छोटे छोटे क्लास में पढ़े होंगे ग्राफ के बारे में, उसके बाद हायर क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें एक क्या होता है तो इसमें एक रेखा बनी होती है जिसे कई भागों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक भाग के नीचे कुछ विशेषण होते हैं तथा निर्धारक को इसमें से किसी एक पर निशान लगाना होता है। इस मापदंड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो वायस ने किया था। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं सामाजिक वार्ता में आप कैसे रहते हैं, तो सबसे पहला है बातूनी,
उसके बाद सरल बातचीत करने वाले, बात उन्हीं का मतलब कि बहुत ज्यादा बकबक 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 जो करता है, जो करने वाले हो गया। उसके बाद हो गया सरल बातचीत। उसके बाद सुनना पसंद करते हैं। उसके बाद आवश्यकता जब पड़ा तो बोलना भी पसंद करते हैं, बोलने वाला भी। अब एक है जो बोलने से बचने वाला है। उसके बाद है दूसरा उदाहरण, बहुत धीरे धीरे, सामान्य गति से, तीव्रता से। उसके बाद हो गया बहुत तीव्रता से, अत्यधिक तीव्रता से हो गया। इसका उपयोग तो इनको सीख से भरा जा सकता है। तुलनात्मक निर्णय देने की क्या होती है, तो देने में सुविधा होती है। इनकी संरचना एवं प्रशासन दोनों ही क्या होते हैं, तो दोनों ही अत्यंत इजी होते हैं। उसके बाद हो गया फलांक विधि को जब चाहे परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद इनमें निर्णायक व अत्यंत सूक्ष्म विभेद करने का क्या होता है, तो अवसर मिल जाता है। उसके बाद इसके कुछ दोष हैं। इस मापनी में यह निर्णय करना सरल कार्य नहीं है कि व्यक्ति में गुण है या फिर नहीं है, या फिर अथवा किस संकेत के अनुरूप है। यदि दूसरा हो जाएगा, यदि इस मापनी में फलांक विधि में परिवर्तन की संभावना रहती है, फिर भी फलांकों की गणना कठिन हो जाती है, साथ ही काफी परिश्रम भी इसमें करना पड़ता है। उसके बाद संरचना संबंधी इसमें सुझाव, इसमें और क्या होनी चाहिए, तो इसमें है जो रेखा टुकड़ों में कटी हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 3 या 5 विशेषणों का प्रयोग करना चाहिए, जिनमें से कुछ उच्च, मध्यम एवं निम्न श्रेणी के हो। प्रत्येक विशेषता के लिए अलग अलग भाग में संकेत लिखना चाहिए। एक विशेषता की का दूसरी विशेषता पर अतिच्छादन नहीं होना चाहिए, यानी ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। एक जैसे ये दूसरा है, उसी पर ओवरलैपिंग इस तरह से नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। रेखा पर्याप्त लंबी होनी चाहिए, लगभग 5 इंच की होनी चाहिए। अति कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे मैं अपने व्यवसाय से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ, इस तरह से नहीं करना चाहिए अति कथन का प्रयोग। उसके बाद अच्छे विशेषण रेखा का पहले छोर पर तथा बुरे या फिर प्रतिकूल विशेषण अंतिम छोर पर रखे जाने चाहिए। जैसे खूब अच्छा है जो भी अंतिम पर हो गया, और जो सबसे खराब है वो भी सबसे अंतिम पर हो गया, यानी सबसे अच्छा। जैसे स्टार्ट करेंगे, इधर हो गया सबसे अच्छा, हो गया ये हो गया सबसे सबसे अच्छा हो गया। वहीं पर ही बीच में साधारण हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जो सबसे क्या हो जाएगा, तो सबसे यह हो जाएगा जो ये खराब हो गया, ये सबसे खराब हो गया। तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद है यह आवश्यक नहीं है कि संकेतों की मध्य दूरी क्या हो, तो समान होनी चाहिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा संचयी अंक मापदंड, जिसको बुलाता है कम्युलेटिव पॉइंट्स स्केल। इसमें क्या होता है, तो इस मापनी में व्यक्ति का मूल्यांकन अनेक विशेषताओं के अंक प्रदान करने पर किया जाता है। अंकों के कुल योग अथवा संचय के आधार पर व्यक्ति के बारे में धारणा निश्चित की जाती है। एक प्रकार से यह मापदंड मनोवैज्ञानिक परीक्षण की ही भांति है। अंतर केवल यह है कि इनमें अंक किसी वस्तुनिष्ठ कसौटी के आधार पर न दिए जाएं, केवल निर्णय के आधार पर दिए जाएं। इस प्रकार के मापनियों का प्रयोग कार्य पर लगे हुए व्यक्तियों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। चेकलिस्ट तथा अनुमान विधि इसी के अंतर्गत है जो आता है। उसके बाद इसमें दो हो गया, जैसे चेकलिस्ट विधि हो गया, दूसरा अनुमान विधि हो गया। चेकलिस्ट विधि क्या है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि हार्टशॉर्न तथा मे ने इस विधि का प्रयोग बच्चों के चरित्र संबंधी अनेक विशेषताएं, जैसे सहयोगी, दयालु हो गया, निर्दयी हो गया, लालची हो गया, एहसानमंद हो गया, आदि का मूल्यांकन करने के लिए किया था। निर्णायक यह जांच करता है कि उपरोक्त विशेषताओं में से कौन कौन सी विशेषताएं बालक के व्यवहार में परिलक्षित हो रही हैं। इसके बाद अंकों के कुल संचय, जो टोटल जो स्कोर है, के आधार पर बालकों के गुण के बारे में निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक अनुकूल लक्षण के लिए +1 तथा जो प्रतिकूल लक्षण है उसके लिए -1 अंक दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हो गया सहयोगी हो गया, दूसरा हो जाएगा दयालु हो गया, उसके बाद एहसानमंद हो गया, जैसे सहयोगी, दयालु, एहसानमंद। उत्साह से, सर्वोत्तम, अधिक हो गया। उसी तरह से इच्छा से हो गया, उत्तम हो गया, सामान्य से अधिक हो गया, तथास्था से हो गया। उसके बाद स्वीकार हो गया, सामान्य हो गया, जलन से खराब, सामान्य से कम, मजबूरी में अति खराब, कम। हार्टशॉर्न तथा मे के अनुसार अध्यापक द्वारा विद्यार्थी के मूल्यांकन में इस विधि का
विश्वसनीयता गुणांक 6 से अधिक पाया गया है। उसके बाद आपका है अनुमान विधि यानी गेसेस हु मेथड। इस विधि में विद्यार्थी से अपने सहपाठियों तथा नामकरण करने को क्या कहा जाता है, जिनका कुछ शब्द चित्रों में वर्णित किया गया होता है। और इस विधि का जो प्रयोग है हार्टसोन तथा मे ने किया। प्रत्येक शब्द चित्र एक संक्षिप्त क्या होता है, तो एक संक्षिप्त विवरण होता है। इसमें कुछ निर्देश दिए जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे छात्रों के शब्द चित्र दिए गए हैं जिन्हें आप जानते हैं। प्रत्येक कथन का ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना है। उसके बाद यह निश्चय करना है कि किस सहपाठी से संबंधित है। प्रत्येक कथन को अनुकूल है या फिर प्रतिकूल है। जैसे यहाँ पर कुछ जो शब्द दिया गया है, वह यहाँ एक ऐसा बालक है जो दूसरों को खुश रखने के लिए कुछ न कुछ किया करता है। जैसे स्कूल में ही जाते होंगे तो कुछ बालकों हैं जो खुश करने के लिए कुछ न कुछ ऐसे मनोरंजन करते हैं, कुछ गीत गाकर, कुछ गाना गा करके, कुछ चुटकुले सुना करके, कुछ कॉमेडी करके, इस तरह से करके या फिर नाटक करके इस तरह से क्या करते हैं, तो कुछ न कुछ करके दूसरे व्यक्ति को खुश रखते हैं। दूसरा, यहाँ एक ऐसा बालक है जो बिना अपने स्थान से हिले डुले चुपचाप क्या होता है, तो अपना कार्य करता रहता है। जैसे क्लास के पढ़ाकू जो रहता है, पढ़ाकू व्यक्ति जैसे लड़का हो गया, चुपचाप, कुछ उससे कोई मतलब है नहीं, कौन कॉमेडी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, चुपचाप बुक निकालेगा, अपना पढ़ता रहेगा, भले ही याद हो या ना हो, किताब को मूड़ी में डाले हुए रखेगा। प्रत्येक शब्द चित्र के आगे इतना स्थान छोड़ दिया जाता है ताकि वह वर्णन जिन सहपाठियों के लिए लागू होता है उनके नाम लिखा जा सके। स्पष्ट है कि एक प्रिय छात्र का नाम बार बार वांछनीय विशेषताओं के साथ लिया जाएगा, जबकि अप्रिय छात्र का नाम अवांछनीय विशेषताओं के साथ। तथा इसी विधि में मात्र कुछ ही कथनों के आधार पर निर्णय नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी कथनों के आधार पर समूह विशेष में छात्र की क्या स्थिति है, क्या उसका पोजीशन है, या कितनी प्रसिद्ध है, इसका ज्ञान इस विधि से भली भांति हो सकता है। इस प्रकार का मापकों में ओहियो मान्यता मापदंड एक प्रसिद्ध मापक है, यानी ओहियो रिकॉग्नाइज स्केल। इसका उपयोग यानी इसका है जो मेरिट्स क्या है, यानी क्या इसका है जो गुण है। ये आप लोग याद रखिएगा, जो इस प्रकार का जो मापक है जिसमें ओहियो रिकॉग्निशन स्केल एक है जो क्या है, तो प्रसिद्ध मापक है। यानी इसका जो मापने वाला जो स्केल है, मापदंड है, उसको क्या बोला जाता है, तो ओहियो बोला जाता है, यानी ओहियो रिकॉग्निशन स्केल। यानी इसका जो उपयोग है वह इसकी संरचना एवं प्रशासन अत्यंत क्या है, तो अत्यंत सरल है, यानी इजी है। इसका फलांक भी बहुत सरल होता है, विशेषकर जहां पदों को प्लस या फिर 0 अंक देना हो। इसके द्वारा व्यक्ति की एक अकेली विशेषता का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह विधि नई है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो यह है जो लोकप्रिय हो रहा है। इस मापनी का प्रयोग के लिए निर्धारक को किसी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की क्या होती है, तो आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका प्रयोग जटिल परिस्थितियों में है जो किया जाता है। इससे कुछ अब सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, जो कि पहला है चेकलिस्ट विधि में निर्धारक से केवल उन्हीं पदों या कथनों की जांच करने को कहा जाता है जो उस पर लागू होती हो। फलस्वरूप उसके मूल्यांकन में आवश्यक सुझाव अथवा पक्षपात आ जाता है। प्रत्येक पद की केवल 2 संभावित प्रतिक्रियाएं होने से फलांक प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक नहीं बन पाती है। उसके बाद इससे कुछ संबंधित सुझाव है। सुझाव में आप लोग याद रखिए, चेकलिस्ट विधि में प्रत्येक पद की 2 संभावित प्रक्रियाओं के स्थान पर कम से कम 3 प्रक्रियाओं का प्रयोग है जो किया जाना चाहिए। कितने के, तो 3 प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। फलांक सावधानी पूर्वक
किया जाना चाहिए तथा व्यक्ति की उन्हीं विशेषताओं का मूल्यांकन किया जाए जिनमें पक्षपात की जो संभावना है जो क्या है तो वह बहुत कम हो। निर्धारक को केवल पदों को चेक करने के लिए कहने से इनमें पक्षपात की संभावना आ जाती है, अतः उत्तम है कि निर्धारक को प्रत्येक पद के उत्तर देने को कहा जाए। उसके बाद है मानक मापदंड, जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड स्केल। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि इस प्रकार की जो मापनी है उसमें निर्धारक जो करता होता है, निर्धारक कुछ मानक संग दिए रहते हैं, जैसे हस्तलेख हो गया, मनुष्य में, साम्य आदि। निर्धारक निर्णय के योग सामग्री की तुलना इन मानकों को से करता है। आरियस थॉर्नडाइक आदि ने इस दिशा में बहुत कार्य किए हैं। व्यक्ति मिलान मापनी मैन टू मैन स्केल हो गया का विकास फौजी लोगों के लिए किया गया था। इसको तैयार करने के लिए 5 विशेषताओं का चयन कर लिया जाता है, जैसे शारीरिक गुण हो गया, बौद्धिक हो गया, बुद्धि हो गया, नेतृत्व हो गया, व्यक्तिगत हो गया गुण तथा सेना में उसका सामान्य महत्व आदि। फिर प्रत्येक गुण विशेषण के लिए एक अफसर को 5 व्यक्तियों को छांटना होता है, जिसमें अधिकतम मात्रा में गुण विशेष हो, वह जिसमें निम्नतर मात्रा में हो, वह जो मध्य में हो, वह जिसमें समान से कुछ अधिक, और एक वह जिसमें समान से कम गुण का हो। इन व्यक्तियों से तुलना करके अन्य व्यक्तियों के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत अनेक व्यक्तियों को उनके किसी एक गुण के अनुसार क्रमित किया जाता है, लेकिन यही निर्धारक के लिए यह आवश्यक है कि उन व्यक्तियों से जिन्हें ये किसी विशेषता के आधार पर क्रमित करना चाहते हैं पूर्ण परिचित हो। जैसे उदाहरण के लिए कि एक अजय को उठाया गया है, महेश को उठाया गया है, राकेश को उठाया गया है, रवि को उठाया गया है, मुकेश को उठाया गया है। अजय जो कि हिम्मत की दृष्टि से बटालियन में क्या है तो सर्वश्रेष्ठ है। महेश जो कि हिम्मत की दृष्टि से बटालियन में क्या है तो कायर है। राकेश हिम्मत की दृष्टि से बटालियन में क्या है सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ, ये तो श्रेष्ठ है। एक है जो सर्वश्रेष्ठ राकेश है। रवि जो कि हिम्मत की दृष्टि से बटालियन में क्या है तो अत्यंत कायर है, यानी कायर से भी अत्यंत, यानी इससे भी ज्यादा कायर। मुकेश हिम्मत की दृष्टि से बटालियन में क्या है तो समान है, नहीं इसको कायर बोला जा सकता है और नहीं इसको श्रेष्ठ बोला जाता है। बाकी दोनों के ये जो बीच में है मध्य में है। इसका उपयोग हो जाएगा, मेरिट्स हो जाएगा। इसमें तुलना करने के लिए एक अस्थायी कसौटी उपलब्ध होती है। इसमें निर्धारण अंकों के साथ पर स्थान पर व्यक्ति के गुणों के आधार पर किया जाता है, यानी अंकों के स्थान पर नहीं बल्कि व्यक्ति के गुणों के आधार पर किया जाता है। उसके बाद इसके कुछ सीमाएं होंगे, इसके जो परिसीमाएं हैं, जो परिसीमाएं में याद रखिएगा। व्यवहार में 2 निर्धारक के मत शायद कभी समानता बन पाती हो। किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय करते समय अध्ययन तथा अवगन संभव है। मौलिक रूप में इस मापनी को तैयार करना कठिन कार्य है, इजी नहीं है। मापनी में एक व्यक्ति और किसी दूसरे व्यक्ति में दूरी प्रायः समान नहीं होती है, असामान्य होती है। मापनी का सैन्य प्रारूप नागरिक जीवन तथा औद्योगिक संस्थानों में व्यवहार योग्य नहीं होता है। कुछ विद्वानों ने उपरोक्त 4 मापनियों के अतिरिक्त एक अन्य मापनी का भी उल्लेख किया है, जिसका नाम क्या है तो जिसका नाम है बालता विकल्प मापनी। यानी यह जो मापनी है, इस विधि का विकास भी फौजी अफसरों के मूल्यांकन के लिए किया गया था। इस विधि में निर्धारक को यह नहीं बताना होता है कि व्यक्ति में अमुक विशेषता है अथवा नहीं है, वरना उसे विशेषताओं के युग में से यह बताना होता है कि इन दोनों युग में कौन सही है। समांतर कथनों के 2 जोड़े जिनमें 2 अनुकूल और 2 प्रतिकूल एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, इनमें कभी भी एक तटस्थ कथन भी मिला दिया जाता है। जैसे उदाहरण में गंभीर हो गया, उत्साही हो गया, लापरवाह हो गया, असभ्य हो गया। इनमें प्रथम 2 लक्षण क्या है तो अनुकूल है तथा अंतिम 2 प्रतिकूल है। निर्धारक इन पूरे युग्म को एक पद मानकर अपना निर्णय देता है। जैसे इसमें हो गया गंभीर हो गया, उत्साही हो गया, तो ये क्या है ये अनुकूल है। ये जो 2 है जो क्या है तो ये प्रतिकूल है, जैसे असभ्य हो गया और लापरवाह हो गया। तथा यह बताता है कि कौन सा लक्षण है जो उस व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है और कौन सबसे है जो कम उपयुक्त है। इसके पश्चात एक फलांक कुंजी के आधार पर गणना किया जाता है। इसके कुछ मेरिट्स है कि इस मापनी में चेकलिस्ट विधि का अपेक्षा अधिक सूक्ष्म विभेद का अवसर मिलता है। इसमें उदारता की त्रुटि कम होती है
और क्योंकि इसमें निर्धारक के अध्ययन एवं अवगमन करने के लिए अवगणन करने के लिए समान प्रवृत्ति या पूर्व प्रभाव त्रुटि का प्रतिकार हो जाता है। प्राप्त होने वाले फलांकों का वितरण लिप्टोकर्टिक होता है, इससे कुछ सीमाएं हो जाएगा। इस विधि का बालता विकल्प मापनी नामकरण बिल्कुल अनुपयोग है, क्योंकि कोई भी निर्धारक यह सुनना नहीं चाहता है कि निर्णय देने में वह स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार के मापदंड की संरचना अत्यंत क्या है, तो जटिल है, और एक समान निर्णायक निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि पद में कौन सा युग्म व्यक्ति से अधिक संबंधित है। इस मापनी में युग्मों को छांटने अनुमान की संभावना रहती है। उसके बाद निर्धारण मापदंडों की कुछ त्रुटियां भी है, जिसमें आपका पहला हो जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि हो गया, दूसरा उदारता की त्रुटि हो गया, फिर परिवेश त्रुटि हो गया, फिर विरोधी त्रुटि हो गया। जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति त्रुटि में इस प्रकार की जो त्रुटि है, इसका कारण यह होता है कि निर्धारक होता है जो प्रायः अति निर्णय देने में क्या करते हैं, संकोच करते हैं, फलतः निर्धारण केंद्र की ओर खिसक आता है। निर्धारक का ऐसा विचारक होता है कि व्यक्ति का कोई भी गुण पूर्णतः उपस्थित अथवा अनुपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण वह अपने निर्णय के मध्य स्थान देता है। यही कारण है कि निर्णय निष्पक्ष नहीं हो पाता है। इस त्रुटि को कम करने के लिए अंतिम छोरों के कथनों में अधिक अंतर रखा जाए। उसके बाद उदारता की त्रुटि, जिसमें इसमें हो जाएगा कि जो इस त्रुटि है, इसको उदारता की त्रुटि इसलिए कहा जाता है क्योंकि निर्धारक लोगों का मूल्यांकन उदारता पूर्वक करता है, जिसे वह जानता हो अथवा लोगों अहम सन्निहित रहते हो। यह एक सतत प्रवृत्ति है। इस प्रकार के कुछ निर्धारक उदार होते हैं और कुछ क्या होते हैं, तो कुछ कठोर भी होते हैं। फलस्वरूप धनात्मक उदारता, सतत धनात्मक उदारता तथा ऋणात्मक उदारता जन्म ले सकती है। इस त्रुटि को कम करने के लिए प्रतिकूल लक्षणों की संख्या अनुकूल लक्षणों की अपेक्षा कम रखी जाती है। फिर परिवेश त्रुटि है, फिर विरोधी त्रुटि है। यही में रंग के अनुसार रग के अनुसार रग ने भी कुछ बताया थे। फिर इसमें मरे ने एक अन्य प्रकार के पक्षपात की ओर संकेत किया, जिसे विपरीत या विरोधी त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि के अनुसार निर्धारक प्रायः व्यक्तियों को अपनी विशेषताओं के विपरीत आंकता है। जैसे सहयोग एवं स्वास्थ्य की विशेषताओं का मूल्यांकन करने वाले निर्धारक यदि दोनों विशेषताओं से पूर्ण हो, तो वह दूसरे शब्दों में असहयोग एवं अस्वस्थता की प्रवृत्ति का अवलोकन करेगा। क्योंकि मानव स्वभाव है कि जैसे हम स्वयं हैं वैसा दूसरों को देखना चाहते हैं, लेकिन जब हम उनको अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, तो आलोचना करते हैं। और जब आलोचना करते हैं तो अनुशासन संबंधित विशेषताओं के संदर्भ में प्रायः ऐसा होता है। उसके तार्किक त्रुटि है, जब निर्धारक दो छात्रों के कार्य में समानता देखता है तो उनका एक ऐसा निर्धारण करता है। न्यूकॉम के अनुसार निर्धारक के मस्तिष्क में जिन लक्षणों का तार्किक संबंध होता है उनका वे एक समान मूल्यांकन करते हैं। इसे तार्किक त्रुटि कहते हैं। यदि वस्तुनिष्ठ रूप से अवलोकन योग्य क्रियाओं के बारे में मूल्यांकन किया जाए, न कि अमूर्त लक्षणों के बारे में, तब उसका त्रुटि से क्या हो सकता है, तो बचा जा सकता है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।